Hello students, today we will discuss the topic theory of nonlinear phenomena. That is your third unit. First topic of your third unit, nonlinear optics, and in that unit first topic is the theory of nonlinear phenomena. Okay, so uh, अभी तक जो है आपने लीनियर फिनोमेनन को देखा है, लीनियर ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हो, बट नॉन लीनियर ऑप्टिक्स क्या होता है, नॉन लीनियर फिनोमेनन क्या होता है, उसको पहले हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो द बेसिक जो इसकी समरी है वो क्या है नॉन लीनियर फिनोमेनन की, कि लाइट ऑफ वन वेवलेंथ इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ, कि एक वेवलेंथ की लाइट को जो है वो हम दूसरे वेवलेंथ की लाइट में ट्रांसफॉर्म कर दें. ठीक है, एक वेवलेंथ की लाइट को हम दूसरे वेवलेंथ की लाइट में कैसे बदलें. ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द नॉन लीनियर फिनोमेनन. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम, और आप इस एग्जांपल से ये समझिए कि ये एग्जांपल जो है, ये जो नॉन लीनियर फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं वो जस्ट ये एग्जांपल की तरह नहीं है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि अ पीस ऑफ रेड ग्लास, जैसे कि एक रेड ग्लास का पीस ले लें एंड इट ट्रांसफॉर्मिंग वाइट लाइट टू रेड लाइट. अब उस रेड जो ग्लास है, जो लाल कांच का जो टुकड़ा है, उससे अगर आप देखोगे कि लाइट जो है किस तरीके की आएगी, रेड कलर की, तो तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाइट लाइट जो है वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो गई, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें जो है एक वेवलेंथ की लाइट दूसरे वेवलेंथ की लाइट में चेंज हो गई. हम उसमें ये नहीं कहेंगे, वो नॉन लीनियर फिनोमेना नहीं है. बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि रेड लाइट जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वाइट लाइट में. रेड लाइट आपको पता है, वाइट लाइट जो है वो उसमें जो है विबग्योर, वाइट लाइट में जो है 7 कंपोनेंट्स हैं लाइट के. ओके, तो उसमें ऑलरेडी जो है रेड लाइट प्रेजेंट है पहले से. एंड जब वो मतलब रेड ग्लास को हिट करती है, उससे पहले ही उसमें रेड लाइट जो है, जो वाइट लाइट है वो रेड ग्लास को यानी कि लाल कांच को जब वो हिट करती है, उससे पहले ही उस वाइट लाइट में कई कंपोनेंट्स है लाइट के. ठीक है, और रेड लाइट जो है वो पहले से ही है उसमें. ओके, सो ग्लास क्या करता है, ग्लास केवल जो है, ग्लास का काम क्या है, वो केवल जो है वो अदर वेवलेंथ्स की लाइट को जो है वो फिल्टर कर देता है. ठीक है, और एक नई वेवलेंथ की लाइट को जनरेट नहीं करता है, ये पहले से ही उसमें जो वेवलेंथ की एक लाइट प्रेजेंट थी, यानी कि रेड लाइट, जैसे लाल कांच का हम जब एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो रेड लाइट को पहले ही जो उसमें उपस्थित थी, उसमें प्रेजेंट थी, उसको वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, उसको ट्रांसमिट कर रहा है. तो हम यहाँ इस केस में जो ये एग्जाम्पल हमने देखा, लाल कांच वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये नहीं कह सकते हम कि एक वेवलेंथ की लाइट जो है वो दूसरे वेवलेंथ की लाइट में जो है कन्वर्ट हो गई. ठीक है, बिकॉज वाइट लाइट में पहले से ही रेड लाइट जो है प्रेजेंट है. ओके, सो लेकिन जो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स की बात जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण, जिसके लिए हम नॉन लीनियर फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में क्या होता है, न्यू वेवलेंथ की लाइट जो है वो जनरेट होती है, यानी कि न्यू वेवलेंथ्स आर जनरेटेड. ओके, सो इस फिगर में देख सकते हैं आप, इन अबव फिगर, द सेकंड हार्मोनिक ग्रीन लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 532 नैनोमीटर, 532 नैनोमीटर की जो सेकंड हार्मोनिक ग्रीन लाइट है, दिस इज द ग्रीन लाइट, दिस ग्रीन लाइट. ओके, एंड दिस इज द इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, लाइट. ओके, ये इंफ्रारेड लाइट, दिस इज इंफ्रारेड लाइट. ओके, और ये जो है यहाँ पे जो जनरेट हो रही है वो है ग्रीन लाइट. ओके, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक ग्रीन लाइट, ये सेकंड हार्मोनिक क्या होता है ये हम आगे हम देखेंगे, बट आप अभी इसको केवल देख लीजिए कि सेकंड हार्मोनिक ग्रीन लाइट जो है 532 नैनोमीटर की, यहाँ 0.53 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लो नैनोमीटर में. सो 532 नैनोमीटर की जो ग्रीन लाइट है, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम दी 1.06 माइक्रोमीटर, ये एम नहीं है, ये दिस इज
माइक्रोमीटर। ओके, सो 1.06 माइक्रोमीटर की बीम जो है, जो कि इंफ्रारेड लाइट की है, एनडी लेज़र से निकल रही है, एनडी आग लेज़र से निकल रही है। ओके, एनडी आग लेज़र से निकल रही है, उसको जो है इस इंफ्रारेड बीम को ये ग्रीन लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और हमने जब एनडी आग लेज़र पढ़ा था उस समय भी हम पढ़ रहे थे कि ग्रीन लाइट जो है उसमें कैसे ग्रीन लाइट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ग्रीन लेज़र लाइट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, जबकि जो एनडी आग लेज़र है वो एक इंफ्रारेड लाइट को जो है वो करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस तो कर रहा है इंफ्रारेड लाइट, लेकिन हमें मिल रही है ग्रीन लाइट। तो कैसे हम वो ऑब्जर्व करते हैं, वो ही हम यहाँ देखते हैं नॉन लीनियर मीडियम को जब हम रख लेते हैं, यानी कि नॉन लीनियर फिनोमेना या नॉन लीनियर प्रोसेस के बाद जो है हमें एक इंफ्रारेड लाइट को हम ग्रीन लाइट में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो ओनली अ पार्ट ऑफ दी 1.06 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, 1.06 माइक्रोमीटर का एक पार्ट ही सेकेंड हार्मोनिक ग्रीन लाइट यानी कि 0.53 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा पार्ट जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है, बाकी पार्ट जो है वो सेम रहता है, तो एक छोटा सा पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दिस इज फिगर 1। ओके, सो ये जो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स है उसमें होता क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो न्यू वेवलेंथ है, जो ये न्यू वेवलेंथ कैसे क्रिएट हो रही है। ओके, सो इसको हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको सोच सकते हैं, ऐसा होता नहीं है बट हम उसको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक नॉन लीनियर क्रिस्टल में। नॉन लीनियर क्रिस्टल में हम एक जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है कंसिडर कर लेते हैं, और जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पोटेंशियल वेल्स से इस तरीके से बाउंड हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी नॉन लीनियर क्रिस्टल में पोटेंशियल वेल्स से इस तरीके से बाउंड हैं जैसे कि टिनी स्प्रिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेटिस पॉइंट्स से कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, या जो ये हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेटिस पॉइंट से एक स्प्रिंग के माध्यम से जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग के माध्यम से लटके हुए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ माने ये माने हुए हैं। ठीक है, ये एक नॉन लीनियर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोटेंशियल वेल से इस तरीके से बाउंड है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्प्रिंग के थ्रू लेटिस पॉइंट से कनेक्टेड हो। सो अगर एक एक्सटर्नल फोर्स if an external force pulls an electron away from its equilibrium position, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अलग करता है, तो स्प्रिंग का क्या काम है, दैट पुल्स इट बैक विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यह हमें पता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल -x के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब स्प्रिंग के केस में जो होता है फोर्स जो होगा जो कि उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब हम हटाते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको कि हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट के, और -x होता है क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, सो स्प्रिंग्स या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं जिसको हम। ठीक है, सो स्प्रिंग्स रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीजेस लीनियरली विद एन इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ये जो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये लीनियरली जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो कि x है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि x के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर तो लीनियर केस है तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू x, हमने ये अधिकतर देखा है लीनियर केसेस में। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में हम मान सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है। एक्सटर्नल फोर्स जो है हम वो मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ लाइट वेव पासिंग थ्रू द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल से पास हो रही है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लाइट वेव में क्रिस्टल के थ्रू पास हो रही है, उसको हम मान सकते हैं वो एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है धक्का दे सकती है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का काम क्या है, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और ऑर्डिनरी यानी कि लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, जैसे कि ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ठीक है,
पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, वही जो इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की होगी। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसी की फ्रीक्वेंसी से ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी वही होगी जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक एंड थ्रो जो है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। But a fundamental law of physics says that an oscillating charge will radiate at its frequency of oscillation. But ये आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में फंडामेंटल लॉ जो है वो क्या कहता है कि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक चार्ज है, और जब वो ऑसिलेट करेगा तो ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन जो इसकी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा, यानी कि लाइट इमिट करेगा। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल जनरेट लाइट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लाइट वेव। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रिस्टल में, ये क्या करेंगे, उस ओरिजिनल लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी से जो ये इलेक्ट्रॉन जो इस क्रिस्टल में जो है वो उस ओरिजिनल लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ओके, सो पार्ट ऑफ द एनर्जी इन द लाइट वेव इज, जो इस एनर्जी का जो पार्ट है, कुछ इस लाइट वेव की एनर्जी का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस एनर्जी इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड बैक टू लाइट अगेन। और ये एनर्जी जो है वो फिर से जो है वो क्या होता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर से ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाती है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, हम एक नॉन लीनियर मटेरियल को इस तरीके से सोच सकते हैं एज वन हुज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय वेरी शॉर्ट स्प्रिंग्स। तो ये तो हमारे पास जो एग्जांपल था ये हम लीनियर मटेरियल के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो रेडिएट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी स्प्रिंग से अटैच है इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट से। बट अगर नॉन लीनियर मटेरियल की हम बात करें तो हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि वो ऐसा मटेरियल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट स्प्रिंग से, ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बहुत शॉर्ट है, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है इस डायग्राम में। तो ये नॉन लीनियर मटेरियल के लिए दिखा रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस पॉइंट से बहुत शॉर्ट स्प्रिंग के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, इफ़ द लाइट पासिंग थ्रू द मटेरियल इज इंटेंस इनफ, अगर जो लाइट पास हो रही है इस मटेरियल से, जैसे कि अभी हमने बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ लाइट वेव पासिंग थ्रू दी क्रिस्टल। तो अगर जो ये लाइट है जो कि पास हो रही है मटेरियल से वो अगर इंटेंस है, काफ़ी इंटेंस है, तो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पुल द इलेक्ट्रॉन सो फार दैट दे रीच द एंड्स ऑफ देयर स्प्रिंग्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना फोर्स लगाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एंड पे, स्प्रिंग के दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और स्प्रिंग के जब दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे तो इन पर रेस्टोरिंग जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर सपोज इस डायरेक्शन में चले गए तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये पुल करेगा। ओके, बट यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता, इट बिकम्स नॉन लीनियर। यहाँ पर जो ये नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर जग बैक्ड रफली रादर देन पुल्ड बैक स्मूथली। ये जो जिस तरीके से इनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता था अपोजिट डायरेक्शन में और स्मूथ फोर्स लगता था, अब वो स्मूथ फोर्स ना लग करके एक धक्का लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जर्क लगता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल ना हो करके नॉन लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। नॉन लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, यानी कि एक्स की एक पावर ना हो करके हमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब पावर्स भी मिलेंगी। एफ जब प्रोपोर्शनल होगा वो एक्स के भी होगा, एक्स स्क्वायर के भी होगा और एक्स क्यूब के भी होगा। ओके, एंड दे ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसीज
अदर देन द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लाइट वेव, और तब वो जो है ऑसिलेट करेंगी। जो लाइट वेव की ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, लाइट वेव की जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है उससे अदर फ्रिक्वेंसी से ये क्या करेंगे, अब ऑसिलेट करेंगे। ओके, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एट दी न्यू फ्रिक्वेंसीज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यू फ्रिक्वेंसी से क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। ओके, एंड दीज जनरेटिंग दी न्यू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और इस तरीके से ये न्यू वेवलेंथ को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ओके, सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द न्यू वेवलेंथ आर डिटरमाइंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो न्यू वेवलेंथ जो हम बता रहे हैं कि जनरेट करेंगे न्यू वेवलेंथ, ये न्यू वेवलेंथ जो है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो इस फिगर में देखिए, दिस फिगर थर्ड शोज द इंफ्रारेड एंड सेकंड हार्मोनिक फोटॉन्स, इंफ्रारेड एंड सेकंड हार्मोनिक फोटॉन्स दिस, ठीक है, ये इंफ्रारेड फोटॉन्स हैं और ये सेकंड हार्मोनिक फोटॉन्स हैं इन्वॉल्व इन द सेकंड हार्मोनिक जनरेशन प्रोसेस। सेकंड हार्मोनिक जनरेशन प्रोसेस ये हम आगे पढ़ेंगे, बट इसको केवल अभी आप ऐसा देख लो कि दो इंफ्रारेड फोटॉन्स जो हैं वो एक सेकंड हार्मोनिक फोटॉन को जो है जो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको भी हम कैसे सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ द नॉन लीनियर प्रोसेस। हम नॉन लीनियर प्रोसेस को जो है इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे कि दो इंफ्रारेड फोटॉन्स को जो है हम उनकी वेल्डिंग कर दें आपस में टू प्रोड्यूस अ सिंगल फोटॉन। एक सिंगल फोटॉन जनरेट करने के लिए हम दो इंफ्रारेड फोटॉन की क्या कर दें, वेल्डिंग कर दें। ओके, सो द एनर्जी ऑफ द टू 1.06 माइक्रोमीटर फोटॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सिंगल 532 नैनोमीटर फोटॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इंफ्रारेड फोटॉन जिनकी की फ्रीक्वेंसी जो थी जिनकी सॉरी वेवलेंथ जो थी 1.06 माइक्रोमीटर थी, उनकी एनर्जी जो है, ठीक है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी यानी कि E1 प्लस E2, ठीक है, दो फोटॉन्स की जो एनर्जी, जिन फोटॉन्स की जो है वेवलेंथ है 1.06 माइक्रोमीटर, वो इक्वल है E3 एनर्जी ऑफ दिस सेकेंड हार्मोनिक फोटोन। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक फोटोन, तो सेकेंड हार्मोनिक जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, 532 नैनोमीटर। ओके, तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो नॉन लीनियर प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है कि जिसमें कि दो इंफ्रारेड फोटॉन्स को जो है हमने क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, दोनों को एक साथ वेल्डिंग कर दिया, जो कि आपस में मिलकर के एक नया सिंगल फोटॉन को जो है, जिस ग्रीन लाइट की फोटॉन को जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और इन दोनों की एनर्जी जो है वो मिला करके इसकी एनर्जी के इक्वल है। ओके, एंड दूसरा नॉन लीनियर प्रोसेस जो है हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि ऑप्टिकल मिक्सिंग के दौरान टू फोटॉन्स ऑफ डिफरिंग वेवलेंथ आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल फोटॉन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। दो फोटॉन्स है जिनकी की डिफरेंट वेवलेंथ है λ1 एंड λ2। ठीक है, यहाँ पर देखो इस केस में क्या था, इन दोनों की जो वेवलेंथ थी वो सेम थी 1.06 माइक्रोमीटर, बट अब दूसरा हम नॉन लीनियर जो प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक दो फोटोन है और उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग है, अब λ1 है और λ2 है। ठीक है, वो दोनों मिलकर के एक प्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरी फोटोन को जिसकी की वेवलेंथ उनसे भी अलग है, एंड दैट इज λ3। ठीक है, और ये जो λ3 है ये जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है λ1 एंड λ2 से। ओके, सो λ1 और λ2 जो वेवलेंथ है उन्होंने मिलाकर के हमें एक तीसरी वेवलेंथ दी λ3। तो ये जो नया वेवलेंथ आया हमारे पास λ3, इसको हम कैसे डिटरमाइन करें, तो इसको डिटर्मिनेशन इसकी जो है वो कैसे कर सकते हैं हम, ये हमें पता है कि फोटोन एनर्जी जो है वो हमें पता है E इक्वल्स टू होता है hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं इसमें तो हम ये लगा सकते हैं hc अपॉन λ1 प्लस hc अपॉन λ2, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था कि E1 प्लस E2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए E3 के इक्वल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो hc अपॉन λ1 फर्स्ट वाले की एनर्जी प्लस hc अपॉन λ2 सेकंड फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू होनी चाहिए hc अपॉन
λ3 थर्ड वाले फोटोन की एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से Hc ऐसे कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/λ3 इक्वल्स टू बचा 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये इस तरीके से जैसे हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, है ना, और तब हमारे पास जो रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, शॉर्टर रेजिस्टेंस आता है। वैसे यहाँ पर ये जो λ3 एक शॉर्टर वेवलेंथ आएगी, तो हम λ3 को लिख सकते हैं λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो, इजी है। सो हमने ये देखा कि देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन लीनियर ऑप्टिक्स। 3 रिक्वायरमेंट हैं नॉन लीनियर ऑप्टिक्स के लिए, और वो 3 रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। फर्स्ट है, एक तो हमारे पास होनी चाहिए इंटेंस लाइट, ओके। सेकंड जो है वो होना चाहिए हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। थर्ड जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम इसको कर सकते हैं फेज मैचिंग से। ठीक है, तो फेज मैचिंग तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये दो जो हमने देख लिए, बट थर्ड जो है ये फेज मैचिंग के थ्रू किया जा सकता है। तो देयर आर 3 बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन लीनियर ऑप्टिक्स: intense light, conservation of energy and conservation of momentum. Okay, so ये आपका जो था थ्योरी ऑफ नॉन लीनियर फिनोमेनन थी। और थ्योरी ऑफ नॉन लीनियर फिनोमेनन में हम जैसे कि आप वेव प्रोपोगेशन इन एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल, ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल में जो है वेव प्रोपोगेशन कैसे होती है। ठीक है, तो एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल में जो वेव प्रोपोगेशन जो होती है, हमें पता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्ट मटेरियल्स की वो आइसोट्रोपिक होती हैं। आइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक मतलब अ बीम ऑफ लाइट इंटरेक्टिंग विद द मटेरियल विल बी अफेक्टेड इन द सेम वे नो मैटर विच एंगल द बीम इज डायरेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल। यानी कि एक लाइट है जो कि मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और किस एंगल से वो जो बीम है वो डिफ्रैक्ट होगी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट इट इज़ ट्रू फॉर गैसेस, लिक्विड्स एंड मोस्ट सॉलिड्स। ठीक है, बट देयर आर अ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट आर एनआइसोट्रोपिक। बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स होते हैं। एक होता है आपका यूनिएक्सियल, ठीक है, और एक होता है आपका बाईएक्सियल, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल्स। ठीक है, ईच कैटेगरी जो है वो एक फंक्शन ऑफ सिमेट्री को दिखाता है। क्रिस्टल ऑफ क्यूबिक सिमेट्रिक जो होते हैं, क्यूबिक सिमेट्रिक के जो क्रिस्टल होते हैं वो सब जो हैं वो हमारे पास होते हैं आइसोट्रोपिक, ओके। और जितने भी क्रिस्टल जो ट्राइगोनल एंड टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल सिमेट्रीज के जो होते हैं, ये जो होते हैं आपके पास, ये होते हैं यूनिएक्सियल, ठीक है। और क्रिस्टल्स जो होते हैं ऑर्थोरोम्बिक, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं। ठीक है, तो मैं उसी को बता रही हूँ इसमें, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये सिमेट्रीज के जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं ये होते हैं बाईएक्सियल। तो आइसोट्रोपिक क्रिस्टल में जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है मटेरियल का, ये सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, आइसोट्रोपिक जो क्रिस्टल होता है इसमें जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है मटेरियल का, वो सेम होता है इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में, चाहे एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं। एंड इसीलिए वेलोसिटी ऑफ अ बीम पासिंग थ्रू द मटेरियल आल्सो इज सेम इन एवरी डायरेक्शन। इसलिए जो वेलोसिटी होती है बीम की वो भी प्रत्येक डायरेक्शन में जो है वो सेम होती है। ठीक है, बट एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल में एक ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल एग्जिस्ट। ठीक है, जिसके लिए कि दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन, किसी बीम की दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन जो कि 2 डिफरेंट इंडिसेस में, रिफ्रैक्शन इंडिसेस में होती हैं मटेरियल की, एंड दे प्रोपोगेट एट 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़। वो 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ में क्या करती है, प्रोपोगेट करते हैं। तो
V1 एंड V2 मान सकते हैं, दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ में जो है वो प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। और यूनिएक्सियल क्रिस्टल में देयर एग्जिस्ट वन ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। यूनिएक्सियल जो क्रिस्टल, यूनिएक्सियल नाम भी पता चल रहा है, इसमें जो है ओनली वन ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल होता है, फॉर विच द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेव वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द बीम, ठीक है। सो दिस डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस, ओके, ऑफ द क्रिस्टल। एंड बायएक्सियल क्रिस्टल्स के लिए नो ओरिएंटेशन, बायएक्सियल क्रिस्टल के लिए ये सब नोट कर लेना, बायएक्सियल क्रिस्टल के लिए नो ओरिएंटेशन, ठीक है। नो ओरिएंटेशन फॉर विच द इंडेक्स इज द सेम फॉर टू ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन, जिसके लिए कि दो सेम ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन हो उसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और इतना ही थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लेना। और ओके, एंड पोलराइजेशन में भी आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन P एंड E जो है, P पोलराइजेशन वेक्टर काई एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये रिलेशन होता है, और ये जो है वो लीनियर मटेरियल के लिए होगा, ठीक है। और नॉन लीनियर, जब नॉन लीनियरिटी आ जाएगी जब, तो हम कह सकते हैं कि P इज एप्सिलॉन नॉट chi1 E प्लस chi2 E स्क्वायर प्लस chi3 E क्यूब प्लस, ओके। So polarization makes a significant contribution to the non-linear optical process। तो ये ध्यान रखना कि इसमें पोलराइजेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पोलराइजेशन जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अभी रिलेशन देखा, एक जो लीनियर रिलेशन देखा, एक नॉन लीनियर रिलेशन देखा, ठीक है। काई आपको पता है ससेप्टिबिलिटी होती है, और इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये आपने सब कुछ पढ़ चुका है ये, ओके। तो इतना थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना इसमें। बाकी नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेस और सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन जो होता है, ठीक है। तो ठीक है फिर।